नमस्कार, उत्तराखंड क्विक रिवीजन की सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो उत्तराखंड ज्योग्राफी पे वीडियो बना चुके हैं, सोशल इश्यूज़ पे वीडियो बना चुके हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी पे भी हम क्विक रिवीजन वाला वीडियो बना चुके हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम उत्तराखंड की पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो पृथक राज्य आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पृथक राज्य आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, तो सबसे पहले पृथक राज्य बनाने की जो पहली मांग वो 1938 में कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन में उठाई गई थी। इसके अलावा और जो फैक्ट है, 1938 में ही क्या होता है कि श्रीदेव सुमन के द्वारा दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन अभी आरओ के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर करी थी, तो ये नई दिल्ली में करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1950 में 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन होता है और इस समिति का जो उद्देश्य रहता है या इस समिति का गठन किया जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड को दोनों को मिलाकर एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग को लेकर पर्वतीय जन विकास समिति का गठन होता है। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो जून 1967 में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है जून 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर होता है, रामनगर में होता है पर्वतीय राज्य परिषद का। और ये क्वेश्चन भी आपका ईओ के एग्ज़ाम में आया है अभी हाल ही में कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था। इसके अलावा 3 अक्टूबर 1970 को, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब होता है, 1970 में होता है और किसके द्वारा, पीसी जोशी के द्वारा होता है। और पीसी जोशी को अगर पूछा जाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव थे पीसी जोशी और इनके द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया जाता है। इसके अलावा आगे जो आपको ध्यान रखना है, 1976 में क्या होता है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हो गया 1976 में। और 1984 की अगर बात की जाए तो 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा 900 किलोमीटर एक तरह से साइकिल यात्रा की जाती है और इस दौरान पृथक राज्य की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, किसके द्वारा, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का भी योगदान है उत्तराखंड राज्य के पृथक आंदोलन में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाँ, एक यहाँ पर रह गया हमारा 1988 में क्या होता है, या आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है कब, 1988 में। और कौन करते हैं, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, इनका नाम है शोभन सिंह जीना। तो शोभन सिंह जीना के द्वारा जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया जाता है कब, 1998 में। तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा 1990 में क्या होता है, यशवंत सिंह बिष्ट जो कि यूकेडी के विधायक थे, उत्तराखंड क्रांति दल के ये विधायक थे, इन्होंने यूपी विधानसभा में पहली बार प्रस्ताव पेश किया उत्तराखंड राज्य के पृथक राज्य निर्माण के लिए। अगला जो 1994 में क्या होता है कि कौशिक समिति का जो गठन किया जाता था राज्य निर्माण को लेकर और उसके लिए संस्तुति देने के लिए, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1994 में। तो क्वेश्चन आया है कई बार, कौशिक समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, तो 1994 में। तो इन्होंने क्या कहा कि उत्तराखंड पृथक राज्य तो बने और पृथक राज्य बनने के साथ ही राजधानी को गैरसैंण बनाने की सिफारिश की जाती है, किसके द्वारा, कौशिक समिति के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 1 सितंबर 1994 की अगर बात की जाए तो खटीमा गोलीकांड होता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड होता है, ये भी काफ़ी हिंसक था, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा 15 अगस्त 1996, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। 1996 में क्या होता है, जो HD देवगौड़ा हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई। तो कब की गई, 15 अगस्त 1996 को। तो उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तरांचल राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, HD देवगौड़ा के द्वारा। इसके अलावा आपको एक आध फैक्ट और ध्यान रखने हैं कि 27 जुलाई 2000, 27 जुलाई 2000 को क्या होता है कि उत्तर प्रदेश
पुनर्गठन विधेयक, ये भी पूछा जा सकता है कि विधेयक का नाम क्या था, तो विधेयक का नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये आता है संसद में, और ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ये कब कब पारित हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना कब आया, 22 जुलाई 2000 को आया। और आपको दो डेट्स अलग अलग ध्यान रखनी है, 1 अगस्त 2000 को क्या हुआ कि ये लोकसभा से पारित हो गया, और इसके अलावा राज्यसभा से 10 अगस्त सेम ईयर में 10 अगस्त को ये पारित हो गया, कहाँ से, राज्यसभा से। तो ये कुछ फैक्ट हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड राज्य पृथक आंदोलन से। तो इसमें प्रत्येक मैंने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है, और हर फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, अगला जो हमारे पास है वो उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम के बारे में है। तो उत्तराखंड में लोकायुक्त का जो अधिनियम आया इसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तराखंड में 2014 में लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था। तो लोकायुक्त अधिनियम अगर पूछे उत्तराखंड में कब लाया गया, तो 2014 में लाया गया, और ये अधिनियम जो है पूरे राज्य में लागू है। तो लोकायुक्त अधिनियम उत्तराखंड के पूरे राज्य में लागू है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, एक तरह से कि राज्य में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए, तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार द्वारा जो एक तरह से उत्तराखंड में जो हाईएस्ट एक तरह से सिविल पदों पर जो उच्च पदों पर बैठे हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी भी इसके द्वारा जांच की जा सकती है। तो सार्वजनिक प्राधिकारियों जो भी प्राधिकारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्ट आचरण के लिए, कि उनके भ्रष्ट आचरण पर एक तरह से कमी लाने के लिए, ताकि वो कम भ्रष्ट रहें, इसलिए ये अधिनियम लाया गया 2014 में, लोकायुक्त अधिनियम। इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें 4 सदस्य होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 4, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष जो हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश ही होना चाहिए। तो यानी उत्तराखंड या हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है हमारा उसका एक जज होना चाहिए। तो जज वो मुख्य जज भी हो सकता है, यानी सीजेआई भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, और पुनर्नियुक्ति का ये पात्र नहीं होता है, पुनर्नियुक्ति इसकी नहीं हो सकती है। शक्तियों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है हमारे, यानी मैंने कहा था कि उच्च अधिकारियों के एक तरह से जांच कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री की जांच की जा सकती है, यानी उसके भ्रष्ट आचरण की जांच की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर ही हो सकती है। दूसरा, जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्य सरकार के या जो विधायिका के सदस्य होते हैं उनकी भी जांच की जा सकती है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो आपका 1988 में आया था, 1988 में, उसमें वर्णित का एवं खा वर्ग के अधिकारी, तो उस अधिनियम में क्या कहा गया था, जो लेवल ए और बी हैं, यानी उच्च लेवल कौन से हैं, ए और बी हैं, तो इनके कर्मचारियों के लिए ये अधिनियम लाया गया कि अगर ये करप्ट पाए गए तो इन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और डिस्कस कर लेते हैं, अपनी सरकार पोर्टल जो है ये आपको ठीक ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे मैंने समर्थ पोर्टल पढ़ाया था और वो पूछ लिया गया था। तो ये क्या है, अपनी सरकार पोर्टल है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ऑनलाइन पोर्टल सुविधा है इसमें, जिसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को इस डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ITDA और NIC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी, और इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये इस अपनी सरकार पोर्टल को संचालित इनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट्स की सारी सुविधाएं, जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाना हो, तो वो सब की सारी सुविधाएं यहाँ पर अपनी सरकार पोर्टल में रखी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा खनिज संपदा का वितरण अगर हम पढ़ें यहाँ पर थोड़ा सा, तो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में खनिज का एक तरह से क्या है, कम है। तो अन्य राज्यों की तुलना में कम है उत्तराखंड में खनिजों का। तो अगर देखा जाए तो खनन प्रबंधन जो है उत्तराखंड में वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है, यानी उत्तराखंड में वनों में जो भी खनन होता है उसका मैनेजमेंट जो करता है वो उत्तराखंड वन विकास निगम करता है। तो याद करके रख सकते हैं। 2021-22 वित्त वर्ष में
575.10 यानी 575.10 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था 21-22 में, और 23-24 तक जो है इसको 5,900 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो लक्ष्य हमारा वो 5,900 करोड़ रुपए प्राप्ति का है। इसके अलावा खनन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। खनन क्षेत्र से 1 नंबर पक्का पूछ रहा है। मैं पिछले 2-3 एग्जाम कंटिन्यू देख चुका हूं जिसमें खनन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं जरूर बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है चूना पत्थर के बारे में जान लेते हैं। इसका उपयोग जो है चूना उद्योग में होता है, इसके अलावा सीमेंट उद्योग में भी होता है। और चूना पत्थर उत्पादित करने वाले जो राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, इसके अलावा चमोली हो गया। तो ये सब वह स्थान है जहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। संगमरमर की अगर बात की जाए तो संगमरमर के लिए आपको केवल क्या ध्यान रखना है, देहरादून और टिहरी ध्यान रखना है। केवल 2 जिलों का नाम ध्यान रखना है। संगमरमर इन 2 जिलों में पाया जाता है। मैग्नेसाइट की अगर बात करें तो मैग्नेसाइट खनिज का जो उत्पाद है वो लौह उत्पाद और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो यानी इसका उपयोग जो है लौह उद्योग और सीमेंट उद्योग में होता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जो हैं ये सब इसके प्रमुख उत्पादक एक तरह से जिले हैं। सोप स्टोन की बात कर लेते हैं। सोप स्टोन का प्रयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन के एक तरह से सामग्रियों में होता है, जैसे आपका टेल्कम पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, साबुन हो गया, क्रीम्स हो गई, क्रीम हो गया जैसे फेस क्रीम कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत, सोप स्टोन के अंतर्गत। इसके अलावा डोलोमाइट की अगर बात करें तो इसका उपयोग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण से किया जाता है। देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ इसमें ज़्यादा एक तरह से डोलोमाइट यहाँ पर पाया जाता है। तांबा की अगर बात करें तो तांबा जो है उत्तराखंड में बहुत ही दुर्लभ रूप से पाई जाती है। तांबा जो धातु है वो बहुत ही दुर्लभ पाई जाती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो तांबा दुर्लभ पाई जाती है। चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा तांबा के उत्पादक हैं। सोना एवं चांदी, तो सोना की अगर बात की जाए तो शारदा नदी जो है हमारी, शारदा नदी और दूसरी रामगंगा नदी, तो इन दोनों के जल में ही माना जाता है कि बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में सोना पाया जाता है। और चांदी की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद जो है एक तरह से चांदी के लिए फेमस है। जिप्सम उपयोग, सीमेंट, गंधक व अमोनिया सल्फेट के निर्माण के लिए जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा ये इसके घूमने के शौक हैं, तो इसलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि जिप्सम के उत्पादन के लिए देहरादून, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा का मुख्य स्थान है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो ऑल वेदर प्रोजेक्ट है। 4 धाम परियोजना के बारे में जानेंगे। तो कुल कितना, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, किससे संबंधित है, तो सड़क मार्ग से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरओ के एग्जाम में आ चुका है, अभी कल ही आया था। तो 889 यानी 889 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत पूछी जा सकती है आपकी को, तो कब की गई थी, 2016 में की गई थी। कुल लागत जो इसकी थी वो 12,500 करोड़ रुपए जो है इसकी कुल लागत थी। इसका महत्व की अगर बात करें तो सभी मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करना, ऑल वेदर एक तरह से कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा टनकपुर और पिथौरागढ़ हाईवे से मानसरोवर यात्रा, तो जो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे है आपका, वहाँ पर क्या समस्या थी कि टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे की समस्या ये है कि वो अच्छे से डेवलप नहीं है। तो टनकपुर और पिथौरागढ़ हाईवे को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में सहायता मिले। इसके अलावा इसका सामरिक महत्व है, क्योंकि सीमाओं से संबंधित है, डायरेक्ट सीमाओं से भी संबंधित है, तो इसलिए सामरिक महत्व की ये योजना है। और पर्यटन में भी इससे वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक वितरण देख लेते हैं। तो औद्योगिक वितरण की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की नवीनतम औद्योगिक नीति कब आती है, तो ये 2003 की है। और औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय लोगों के लिए 70% रोजगार का प्रावधान इसी नीति में किया गया है। प्रमुख उद्योग थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले सीमेंट उद्योग जो हैं, जिलों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो सीमेंट उद्योग आपका देहरादून और ऋषिकेश जनपद में हो गया। सूती वस्त्र उद्योग तो काशीपुर फेमस है, काशीपुर को ध्यान रखना ही रखना है, और फिर नैनीताल और फिर देहरादून। चीनी उद्योग में भी हरिद्वार, उधम सिंह नगर, केवल 2 जिले आप ध्यान रखें, उसके बाद यहाँ भी देहरादून आ जाएगा। चाय उद्योग के लिए बागेश्वर का नाम ध्यान रखना है, बागेश्वर जो है चाय उद्योग के लिए फेमस है। और कागज उद्योग जो है आपका नैनीताल हो गया, नैनीताल, लाल कुआं नैनीताल,
इसके अलावा उधम सिंह नगर भी जो है कागज उद्योग के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, नवीन पर्यटन नीति। तो 2019 की नवीन पर्यटन नीति डिस्कस कर रहे हैं। इसके द्वारा सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 2019 में ही। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे आपके 5 स्टार होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, और इसके अलावा साहसिक पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और निवेश प्रोत्साहन राशि की सीमा, यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस व्यक्ति को जो निवेश प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उसकी सीमा जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए रखी गई है। सब्सिडी की सीमा इसमें 15 से लेकर 30% तक सब्सिडी भी मिलेगी, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग में अगर बात की जाए तो पर्यटन उद्योग में अगर 10 से लेकर और 200 करोड़ रुपए तक का निवेश करता है कोई, या निवेश किया जाता है, तो इनको छूट मिलेगी। छूट क्या मिलेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 10% या फिर अधिकतम जो है 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखिए परसेंटेज दोनों का 10 ही है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो अधिकतम जो है 1 करोड़, तो इस शहरी क्षेत्रों में अमाउंट में अंतर है, शहरी क्षेत्रों में अधिकतम अमाउंट 1 करोड़ है और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ है। बाकी जो परसेंटेज है आपका निवेश पर, जो छूट का परसेंटेज है, वो दोनों के लिए सेम है। इसके अलावा अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जीआई टैग। जीआई टैग क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है इसी दिसंबर माह में, तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो जीआई टैग की अगर बात की जाए तो जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीआई टैग को भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, और भौगोलिक संकेतक के द्वारा क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं, हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी ब्रांडिंग होती है एक तरह से। तो ब्रांडिंग में जब प्रोडक्ट आएगा तो ब्रांडिंग में उनकी सहायता मिलती है, और जो राज्य के उत्पाद होंगे उनका निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी जो जितने भी आइटम्स को या जितने भी एक तरह से उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनको उत्तराखंड आसानी से निर्यात कर सकता है। तो निर्यात में बढ़ावा मिलेगा इससे, जीआई टैग से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि अधिकतर उत्पाद जो हैं उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा निर्मित हैं ये, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जीआई टैग का, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड का जो प्रथम उत्पाद है, यानी पहला जीआई टैग किसको दिया गया, तो तेज पत्ता आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में प्रथम जीआई टैग जो है किसको मिला, तो तेज पत्ता ध्यान रखना है। इसके अलावा सितंबर 2021 में 7 उत्तराखंड के उत्पादों को जीआई टैग मिला था, ये आपको ध्यान ही होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला था एप्पण। एप्पण या रंगोली कह सकते हैं। तो ये क्या थी, ये विशेष अवसर पर एक तरह से रंगोली बनाई जाती है एप्पण के रूप में, जो महिलाओं द्वारा दीवारों और ज़मीन पर एक तरह से कलात्मक रूप से बनाई जाती है, तो वो एप्पण हो गया। भोटिया दन की अगर बात करें तो भोटिया दन जो है, ये भोटिया जो समुदाय है या भोटिया जो जनजाति है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो भोटिया दन है ये भोटिया लोगों के ही द्वारा बनाए जाते हैं, और डिजाइन पैटर्न भी इनका अच्छा होता है, और प्योर वुलन का, प्योर ऊन का प्रयोग इनमें किया जाता है। रिंगाल शिल्प की अगर बात करें तो रिंगाल शिल्प के अंतर्गत आपका रिंगाल की वो टोकरियाँ हो गई, चटाइयाँ हो गई, ये सब रिंगाल शिल्प के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा टमटा उत्पाद भी जीआई टैग मिला है, तो इसमें तांबे के उत्पाद हैं सारे। मुनस्यारी राजमा, तो मुनस्यारी की राजमा काफ़ी फेमस है, और मुनस्यारी राजमा को भी जीआई टैग दिया गया था 2021 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं का चूरा तेल को भी दिया गया है, और थुलमा कंबल, इन सभी को जो है एक तरह से जीआई टैग 2021 में जो 7 उत्पाद हैं उनके साथ दिया गया। अब जो अभी आपको ध्यान रखनी है करंट से रिलेटेड, वो क्या रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसको एक ही दिन में 18 जीआई टैग पदक प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 18 जीआई टैग पदक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एक तरह से हैं। तो 18 नए जीआई टैग प्रमाण पत्र मिले हैं, ये दिसंबर ही है, 4-5 दिसंबर का ये न्यूज़ है। तो उत्तराखंड में जो चौलाई, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखौरी, मिर्च, बेरीनाग, चाय और बुरांस। इसके अलावा शरबत हो गया, रामनगर नैनीताल की लीची हो गई, रामगढ़ आलू हो गया, माल्टा हो गया, पहाड़ी तोर हो गया, गेहत हो गया, काला भट्ट हो गया, आपका बिच्छू बुट्टी हो गया, कपड़ा भी इसमें शामिल है। और बयान में ये कहा गया है कि नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी रंग का पिछोड़ा,
चमोली, राममन मुखौटा और लिखाई लकड़ी की नक्काशी शामिल है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपको क्योंकि बहुत सारे हैं तो नाम नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ ना हुई हो तो नाम आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुल कितने जीआई टैग हाल ही में मिले हैं तो वो 18 जीआई टैग मिले हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एमएसएमई नीति 2015, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। 2019 में ये नीति संशोधित होती है और 2015 के जो प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों को डिस्कस करेंगे हम, 15 के प्रावधान भी देखेंगे, 19 के प्रावधान भी देखेंगे। 19 में कुछ चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है वो हम आगे देखेंगे। संयुक्त संयंत्र, मशीनरी और वर्क सेट पर अगर पूंजी निवेश किया जाता है तो प्रोत्साहन राशि 40% प्रोत्साहन या फिर 40 लाख रुपए अगर श्रेणी ए का काम होता है। लेकिन अगर श्रेणी बी और सी है तो बी और सी के लिए क्या है, 35% आपका एक तरह से 35% या फिर 35 लाख जो है प्रोत्साहन राशि यहाँ पर है, और सी के लिए 30% और 30 लाख। तो जितने प्रतिशत है उतने लाख, याद करने के लिए भी मुश्किल नहीं होगी आपको। तो अगर पूछा जाए कि कितना निवेश में प्रोत्साहन राशि क्या मिलेगी तो ए के लिए 35% मिलेगी, बी के लिए ए के लिए 40%, बी के लिए 35 और सी के लिए 30%। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा इसके जो और प्रावधान है वो भी आपको ध्यान रखना है। ए बी सी के लिए, यानी जो ये तीनों लोग होंगे ए बी सी के लिए, यानी ए बी सी लेवल के जो उद्योग होंगे उनके लिए 100% स्टाम्प शुल्क में रियायत दी जाएगी। 5 वर्षों के लिए वैट से भी 100% छूट मिलेगी और प्रति वर्ष 1000 युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये तो थी 2015 की एमएसएमई नीति। तो अब क्या है 2019 में क्या संशोधन हुआ है? पहली बात क्या हुआ है, एक ही संशोधन हुआ है इसमें, एमएसएमई की लैंग्वेजेस को बदल दिया गया है, जो परिभाषा है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला जो बताता है वो ये बताता है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत केवल वे उद्योग आएंगे जिनमें मशीनरी प्लांट लगाने में 1 करोड़ का निवेश और सालाना कारोबार 5 करोड़ है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत कौन आएगा, जिसका 1 करोड़ रुपए निवेश हो और 5 करोड़ के आसपास जो है उसका सालाना कारोबार होता है। इसके अलावा लघु उद्योग में जो है ऐसे उद्योग आएंगे जिनका 10 करोड़ रुपए तक निवेश है और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो यानी ओवरऑल जो उनका अमाउंट है वो 50 करोड़ रुपए का अगर हो तो वो लघु उद्योग में आ जाएगा। इसके अलावा मध्यम उद्योग में आएगा आपका, ये इसके लिए 50 करोड़ निर्धारित किए गए हैं और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, यानी 50 करोड़ निवेश पर प्रोत्साहन मिलेगा एक तरह से, तो इस पर भी निवेश में प्रोत्साहन मिलेगा। तो 250 करोड़ रुपए का अगर टर्नओवर है और 50 करोड़ अगर उसका इन्वेस्टमेंट है तब जाके वो कंपनी क्या है, मध्यम उद्योग के अंतर्गत आएगी। तो कुल मिलाकर ये हमने कुछ इकोनॉमी के और कुछ पॉलिटी के टॉपिक डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बहुत इसके अलावा इस वीडियो का जो PDF है हैंड रिटन नोट्स वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।